वेलकम टू विजिल आईएएस इंदौर। साथियों, मैं हूं विनय जैन। एमपीपीएससी मेंस 2023 को लेकर के अभ्यर्थियों में बहुत सारी शंकाएं हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि आखिर इतने कम समय में मेंस की तैयारी कैसे हो सकती है। ख़ास तौर से उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभी इस परीक्षा में शामिल होंगी, यानी वो मेंस परीक्षा पहली बार लिखेंगी, उनके लिए समस्या कुछ ज़्यादा ही कठिन है। अब साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में एमपीपीएससी मेंस 2023 लिखने वाले जो नए अभ्यर्थी हैं, उनके लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो इसको मैं पॉइंट वाइज मैनर में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो चुनौती होती है अभ्यर्थियों के सामने, वो होती है कि एक एप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास। यानी जो आपके 6 प्रश्न पत्र हैं, उन सभी का आपके पास एक व्यवस्थित नोट्स हो या एक व्यवस्थित अध्ययन सामग्री हो, तो आपको एक पढ़ने के लिए एक टारगेट सामने रहेगा कि मेरे को इतना पढ़ना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टडी मटेरियल है, इसका साइज कम होना चाहिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको तय करना है। तीसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि सिलेबस को उठाइए और फिर ये देखिए कि जो नोट्स आपके पास उपलब्ध है, क्या उसमें सभी टॉपिक शामिल हैं या सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। ऐसा तो नहीं कि उसमें जो निबंध के टॉपिक हैं, जैसे आपका 6ठा प्रश्न पत्र होता है, उसमें तो बाकायदा निबंध के टॉपिक भी लिख दिए गए हैं कि 1000 शब्द वाले ये वाले निबंध पूछे जाएंगे। तो पता चला कि निबंध के वो टॉपिक या वो जो कंटेंट है, उसमें ऐसे कुछ टॉपिक ही कवर नहीं किए गए हैं। तो आप सोचिए, पूरा एक प्रश्न पत्र है निबंध का, अगर आपको उसमें टॉपिक नहीं मिल रहे हैं तो आपकी ये 100 नंबर की तैयारी तो हो ही नहीं पाएगी। ऐसे ही आप जो आपके सामान्य अध्ययन के 3 प्रश्न पत्र हैं, उसमें भी आपको ये देखना है कि जो सिलेबस में जो टॉपिक सब टॉपिक हैं, क्या वो टॉपिक सब टॉपिक कवर किए गए हैं कंप्लीट या नहीं। अब आप एश्योर्ड हो जाइए, अगर आपने ऐसा सब देख लिया, समझ लिया, अब आपके पास हो गया क्या, स्टडी मटेरियल। अब आप क्या कीजिएगा कि ये जो स्टडी मटेरियल है, इसके लिए आप अपने घंटे तय कर लीजिएगा कि हमको इतने घंटे में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करना है, या GS2 की तैयारी करना है, या GS3 की, इस तरह से। तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आपकी रणनीति में आपके पास अभी से यानी 75 डेज हैं। तो लगभग मान लीजिएगा कि यार 12 घंटे से आप थोड़ा सा अधिक पढ़ते हैं पर डे। चूँकि एग्ज़ाम जब सामने होता है तो इससे अधिक ही पढ़ते हैं अभ्यर्थी, और उनको पढ़ना भी चाहिए। तो मोटे तौर पर हम मान लेते हैं आपके पास जो समय है उपलब्ध, वो है 950 घंटे का। तो इस 950 घंटे का आप कैसे उपयोग करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक अच्छे स्तर पर हो जाए, और आप जो एग्ज़ाम होने वाली है 11 मार्च को, उसमें उसके लिए आप एकदम प्रिपेयर्ड रहें, अंडर कॉन्फिडेंट ना हो, और आपको ऐसा एक आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा हो जाए कि अरे मैं इस मुख्य परीक्षा को पास कर लूँगा और अच्छा स्कोर लाऊंगा। तो ये सब तभी संभव है जब आप इन 950 घंटे की रणनीति अपनाएंगे। तो देखिए, बड़ी सरल भाषा में है कि अगर आप तीनों GS के प्रश्न पत्र को 250 घंटे देते हैं, तो ये हो जाता है 750, यानी 750 आवर्स हो जाते हैं। अब 4th पेपर जो है, उसके लिए आप 100 घंटे मान लीजिए, तो हो गए आपके 850 घंटे, 850। और फिर मान लीजिए आपके पास 100 घंटे बचे हैं, तो सामान्य हिंदी के लिए आप 70 घंटे रखिएगा, और 30 घंटे आप लगभग जो है वो निबंध का जो पेपर होता है उसके लिए रखिएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो निबंध की तैयारी करते हैं, उसमें आपको रटना नहीं है, बस आपको लिखना सीखना है कि आप 1000 शब्द को कैसे लिखेंगे विद इन टाइम, या आप
जो दूसरा निबंध आता है आपका 500 शब्द वाला, उसको कैसे लिखेंगे, या प्रारूप लेखन जो आता है आपका उसको कैसे लिखेंगे। बस आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस ही करना है। तो साथियों, ये 950 आवर्स की जो हमने एक रणनीति बनाई है, इस रणनीति के आधार पर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर एक डेवलप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कई अभ्यर्थियों के मन में ये भी एक विचार आता है कि अभी हम क्लास पढ़ें या हम सेल्फ स्टडी करें। तो देखो साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ख़ास तौर से जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होती हैं उसमें आपको करीब 6 महीने का समय देना होता है। इस 6 महीने में आपकी मेंस की प्रिपरेशन ओवरऑल सभी दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास इतना समय ही नहीं है, तो आपके पास दूसरा विकल्प रहता है कि आप स्वाध्याय करें, सेल्फ स्टडी करें, रूम में बंद होकर के पढ़ें। बस आपके पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट के साथ साथ आपका कोई मार्गदर्शन करने वाला हो, जैसे आपके कोई सीनियर हैं जो सिलेक्टेड हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं, या आपके जो गुरुजन हैं वो आपको गाइड करें समय समय पर। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ ताकि आप में एक जो करेक्शन है वो करेक्शन आप में टाइम टू टाइम होता रहे। तो साथियों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लास ज्वाइन नहीं करना है, बल्कि आपको सेल्फ स्टडी करना है। तो ये तो बात हुई हमारी दूसरी। अब प्रश्न आता है कि हम कंटेंट कहाँ से इकट्ठा करें या हम कंटेंट कहाँ से लें। क्या हम किसी फ़ोटोकॉपी वाली दुकान से जो वहाँ पर उपलब्ध कंटेंट है उसको ले लें, या हम जो बुक्स हैं उनको ले लें। तो यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सीधी सीधी बात है, आप फ़ोटोकॉपी शॉप पे जाइए, वहाँ पर आप सबसे पहले नोट्स देखिए। और जैसा कि मैंने अभी कहा है आपसे कि उसमें कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 1400 नंबर की आपकी एग्ज़ाम होती है और उसमें 30% सिलेबस नहीं है, तो बड़ा सीधा सा गणित है कि आपका 420 नंबर तो उसमें कवर ही नहीं है। तो अब आप एग्ज़ाम कितने नंबर की दे रहे हैं? 980 की। अब मान लीजिए आप बहुत अच्छे से उसको तैयार कर लिए, तो आउट ऑफ 980 में आप अगर मान लो 60% स्कोर करते हैं तो आप जोड़ लीजिएगा, आपका 600 से कम नंबर आएगा। तो 600 से कम नंबर में तो आप इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। देखिए, ज्ञान गणित होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक स्मार्ट कॉम्पिटिटर हैं। और यदि आप ऐसे ही कुछ भी करते रहते हैं तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से, तार्किक तरीके से, लॉजिक से, अपनी रीजनिंग से ये सब दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा उससे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो नोट्स हैं वो नोट्स हमने पहले ही बताया कि व्यवस्थित होना चाहिए। उसमें 3, 5 और जो 11 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर हों। कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें फैक्चुअल के साथ साथ जो है आपके पास जो अवधारणात्मक जानकारी है या जो डिटेल्ड आपकी उसमें फैक्ट्स हैं वो सब उसके अंदर होना चाहिए, तब वो कंटेंट आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे आप सोच के देखिए कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर। अब फर्स्ट पेपर में आप मान लीजिएगा कि मध्य प्रदेश की 4वीं और 5वीं यूनिट पढ़ रहे हैं। अब ये जो 4वीं और 5वीं यूनिट है, इसमें आप देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका है कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। अब ये जो टॉपिक दिया है, अब आप इसमें सोचो कि आपके 3 मार्क्सर के कौन से क्वेश्चन बनेंगे, 5 मार्क वाले कौन से क्वेश्चन बनेंगे, या 11 मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाएगी और आप ऐसा करने की कोशिश करोगे कि हम 3, 5, 11 मार्कर तैयार कर लेंगे, तो आपका समय बहुत ख़राब होगा। तो यहाँ पे साथियों एक सॉल्यूशन हमने दिया है कि विजिल IAS के जो 36 मॉड्यूल्स हैं, आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि वो किस तरह से लिखे गए हैं। कई बार आपने देखा होगा जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं वो काफ़ी धोखेबाजी कर रहे हैं,
वो दिखाते नहीं हैं। हमने तो सीधा PDF अपलोड किया है उस पर और उसको सीधा सीधा आपको दिखाया है कि ये देखिए हमारा जो नोट्स है वो 3, 5 और 11 मार्कर में जो उसका क्लासिफिकेशन किया गया है उस तरह से लिखा गया है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है यहाँ पे कि जो नोट्स है वो आपका छोटा होना चाहिए, मतलब, और उसमें आपका जो 3, 5, 11 मार्क्स के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो क्वेश्चंस और उनके उत्तर यदि हैं तो इससे अच्छा कोई आपके पास ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि आप जो है ये जो प्रश्नोत्तरी नोट्स है विजिल IAS का जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा नोट्स लिखा गया है उसके 36 मॉड्यूल्स हैं, वो आप हमारे एप्लीकेशन विजिल IAS से परचेज कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत लाभकारी हो सकती है, इस पर आप ज़रूर विचार करिएगा। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी कई संस्थान चलाते हैं, चलाना भी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक प्रैक्टिस का पार्ट है और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहीं ना कहीं जो हमारी कमियां होती हैं विद इन टाइम फ्रेम में लिखना या विद इन वर्ड लिमिट में लिखना या उसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से करना या आपको जो कुछ भी नॉलेज है उस नॉलेज को आप जो है उत्तर पुस्तिका पर ला पा रहे हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं। तो ये अच्छा है प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप जानते हैं कि एक पेपर 3 घंटे का होता है, फिर आप अपना आने जाने का टाइम जोड़ लीजिएगा, फिर उसमें नंबर ऑफ पेपर्स कितने हो रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा। तो आप चूँकि आपके पास 950 आवर्स हैं तो आप जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसके जो घंटे हैं घंटे जोड़िएगा, है ना, और उसको फिर आप डिडक्ट करिए 950 से, तो आपके पास कितना टाइम बच रहा है। तो यहाँ पे सब कैलकुलेटिव तरीके से आपको करना है ना। अगर आपको लगता है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं तो करिएगा, अदरवाइज़ मेरी ओर से तो आपको यही सलाह है कि आप लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको आप देखिए, उसके सॉल्यूशन को पढ़िएगा। वो सॉल्यूशन भी हमारे इन्हीं 36 मॉड्यूल्स में हमने उसी चैप्टर में जहाँ पर वो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो 3 मार्क्स का हो, चाहे 5 मार्क्स का हो, चाहे वो 11 मार्क्स का क्वेश्चन हो, वो सब हमने उसमें शामिल किए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ की सलाह हम यहाँ पे अभ्यर्थियों को नहीं देंगे कि उन्हें टेस्ट सीरीज़ करना चाहिए। ये बात मैं नए अभ्यर्थियों के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको समझना है, ठीक है। अब जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो कई बार मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, वो यदि टेस्ट सीरीज़ करेंगे तो उनके लिए ठीक है। और जो नए अभ्यर्थी हैं वो चाहें तो, चूँकि आप सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि लोग शेयर करते हैं तमाम कोचिंग संस्थानों के क्वेश्चन पेपर, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन पेपर ले करके अपने आप से कुछ क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व करें, लिखने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको बिना देखे लिखना है। अब लिखने की प्रैक्टिस आपको कैसे करना है वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पे आता है कि उपलब्ध समय का कैसे उपयोग करें। चूँकि आपके पास एक दिन में 12 से 14 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए, तो आप पर डे कैसे पढ़ें, क्या आपकी स्ट्रेटजी हो। तो यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है GS जो आपका है, GS में चूँकि 3 पेपर हैं तो आप चाहें तो 3-3 घंटे तीनों पेपर को दे सकते हैं। तो यदि आप GS के 3 पेपर को 3 घंटे देते हैं तो ये हो गए 9 घंटे। अब जो चौथा पेपर है मान लीजिए उसको आपने दिए 2 घंटे, तो आपके हो गए 11। शुरुआत में आपको जब सुबह से लेकर के जब आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे आप दिन की, तब आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना है, क्योंकि इसमें फैक्ट होते हैं, याद भी करना होता है, उसको दिमाग में रखना भी है आपको। अब दूसरी बात जो है, आप जब दिमाग आपका थक जाएगा तो आप 4th, 5 और 6 पेपर पढ़ सकते हैं। तो जो नीति शास्त्र वाला पेपर है एथिक्स का, आप उसमें 2 घंटे दीजिए, और जो सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर है इसमें कभी आप 1 घंटे हिंदी पढ़ लीजिए, कभी 1 घंटे निबंध पढ़ लीजिएगा।
तो इस तरह से आप प्रतिदिन सभी प्रश्न पत्र की जो तैयारी है उससे आप जुड़े रहेंगे और आपके मन में ये समस्या नहीं आएगी कि अरे अभी हमने तो सेकंड पेपर नहीं पढ़ा है या थर्ड पेपर छूट रहा है, क्या करें। क्योंकि आपके पास पहले से सभी 6 प्रश्न पत्र का कंटेंट है, केवल आपको पढ़ना है। यदि आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर हैं तो आपको ऐसा करना ही चाहिए। तो 12 से 14 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप जो है साथ में एक रजिस्टर पर, जैसे फर्स्ट पेपर है तो उसके की पॉइंट्स नोट कर लें आप, है ना, जो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में 2 बातें आती हैं, जैसे एक तो अवधारणागत या जो समझ के आधार पर है, और दूसरा है उसका फैक्ट। तो आप अगर ऐसा हर एक प्रश्न पत्र का आप एक की नोट्स बना लेंगे तो वो आपको जो 6 डेज एग्ज़ाम होती है आपको, उसमें वो बड़ा हेल्पफुल होगा। अब मान लीजिए आपका फर्स्ट पेपर के बाद जस्ट सेकंड पेपर है, तो आप देखते हैं कि आपको कितने घंटे मिलते हैं। उसमें आपको आराम भी करना है, रिवीजन भी करना है, तो ये आपका की नोट्स वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की। तो साथियों, इसमें खंड आ और खंड बा में 5-5 यूनिट हैं। तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिएगा। तो सिलेबस में आप फर्स्ट जो यूनिट है उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा नहीं गया है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपका बहुत स्पष्ट नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, और नीचे लिखा है हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक। तो अब आप सोचिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक कौन कौन से टॉपिक बनेंगे, उसके सब टॉपिक क्या होंगे, सब टॉपिक के अंदर जो कंटेंट होगा वो क्या क्या होगा, फिर उसमें 3, 5, 11 मार्क्स के क्वेश्चन जो बनेंगे वो क्या बन सकते हैं। तो आप सोच के देखिए ज़रा, कितनी कठिन समस्या है, चुनौती है आपके सामने, है ना। ऐसे ही सेकंड यूनिट में दिया है 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। तो इसमें भी वही चुनौती है। तो मैं साथियों आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको वास्तविकता से रूबरू करा रहा हूँ कि जो रियल जो एक स्थिति है उसको आपको फेस करना है। अब आपने देखा होगा कि खंड आ में जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, संस्कृति है, या उसकी जो रियासतें हैं, इसका आप स्टडी मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलता है। यही भी एक बड़ी समस्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंटेंट पूरा 100% होना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों विजिल IAS के ऐप में अगर आप जाएंगे तो हमने खंड आ के लिए 6 मॉड्यूल्स बनाए हैं। मेडिवल हिस्ट्री के 2 मॉड्यूल बनाए हैं, क्योंकि ये कंटेंट काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो एक पढ़ने में आपको सुगमता हो, इजी लगे, वो सहजता रहे, तो ऐसा इसलिए मैंने किया है। बात समझ में आई आपको। अब हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की। सामान्य अध्ययन जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें विजिल IAS के 10 मॉड्यूल हैं। खंड आ के 5 मॉड्यूल हैं और खंड बा में भी 5 मॉड्यूल हैं। और ये मॉड्यूल ऐसे हैं कि आप एक मॉड्यूल को आराम से 10 से 12 घंटे में पढ़ सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों खंड आ में आप देखेंगे कि जो आपकी 5 यूनिट हैं, जिसमें आपका जो 5वां यूनिट है वो लोक प्रशासन का है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे, और चौथा यूनिट जो विचारकों का है, और दूसरी यूनिट में जो भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, ये वाला जो टॉपिक है, इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कंटेंट को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो बड़े चिंतित रहते हैं। तो आप इस हमारे जो पेपर 2 का जो खंड आ है उसमें सभी यूनिट्स में आपको सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, और वो भी 3, 5 और 11 मार्क्स के पैटर्न पर पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। और हमने अभी आपको बताया था कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स में जो पूछा गया है 2020 और 21 में, उसके सॉल्यूशन भी इसमें दिए गए हैं। तो आपको इतना समझ में आया। अब जो आपका खंड बा है, खंड बा में आप देखते हैं कि
जो अर्थव्यवस्था भी है, समाजशास्त्र भी है और मध्य प्रदेश भी है, मानव संसाधन विकास भी है। तो यहाँ पर देखिए जो मध्य प्रदेश वाली यूनिट है या जो पहली यूनिट है अर्थव्यवस्था की, वो भी काफ़ी चैलेंजिंग है। ख़ासतौर से मध्य प्रदेश इकोनॉमी का जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है और उसमें सारे टॉपिक तैयार नहीं होंगे। अब जैसे मध्य प्रदेश उद्यानिकी है तो इसमें 3 मार्क्स में क्या क्वेश्चन बनेंगे, 5 मार्क्स में क्या बनेंगे, 11 मार्क्स में क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो वो एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि मानव संसाधन विकास है या इसमें एक नया टॉपिक जुड़ गया सोशलॉजी का। अब सोशलॉजी का एक टॉपिक है कि धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव, तो ये टॉपिक ही आपको कहीं पे लिखा नहीं मिलेगा पढ़ने में। मैं इसलिए साथियों ये बता रहा हूँ कि आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हुई बात पेपर 2 खंड आ की। अब आप देखिए खंड बा की, तो ये हमने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा पेपर 2 का और इसमें 10 मॉड्यूल रहेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसको जल्दी से ख़त्म करता हूँ। अब हम बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 में आप देखेंगे कि इसमें खंड आ और खंड बा का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट के हमने 10 मॉड्यूल यहाँ पे बनाए हैं। अब आप सभी जो नोट्स हैं आपको जो मार्केट में उपलब्ध हैं उनमें देखिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें 3, 5 और 11 मार्क्स का डिवीज़न करके क्वेश्चन आंसर पैटर्न में लिखा गया है। चूँकि तो साइंस है, अब आप साइंस में लगभग में नहीं लिख सकते, ये बात आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो यूनिट 5 है मैथ्स की, उसमें भी 3, 5 और 11 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, उसकी भी आपको समझ होना चाहिए। चौथा जो यूनिट है कंप्यूटर का, चूँकि वो इजी टॉपिक हैं तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन 3, 5 और 11 मार्क्स में जो डिवीज़न करके नोट्स बनाए हैं हमने, वो सब इसमें अच्छी तरह से कवर किए गए हैं। अब हम बात करते हैं 7वां यूनिट, काफ़ी बड़ा है तो, और इसमें जो टॉपिक हैं वो भी थोड़े से ऐसे हैं कि जिसका कंटेंट हमको मिल नहीं पाता है। जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन है जो आपके वैज्ञानिक, वो और मानव जीवन पर विकास का प्रभाव है, ये भी आपको टॉपिक मिलता नहीं है। इसी तरह से आप जो ऊर्जा वाली यूनिट है 8वीं, उसमें देखेंगे परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, तो ये टॉपिक भी मिलता नहीं है कहीं पे, और बाकी टॉपिक तो मिल जाते हैं। इसी तरह से आप पर्यावरण का एक यूनिट है 9वां और 10वां यूनिट जियोलॉजी का है, तो इसमें भी कंटेंट में कहीं कहीं कोई टॉपिक नहीं मिल पाता है। लेकिन मैंने आपको अभी बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे कंटेंट में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब हम बात करते हैं 4th पेपर की। 4th पेपर में आप देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है उसमें हमने 3 मॉड्यूल बनाए हैं। तो 3 मॉड्यूल में पहला जो मॉड्यूल है वो है आपका फिलोसफर्स का और सोशल रिफॉर्मर का, और दूसरा जो हमारा मॉड्यूल है, चूँकि इसमें फिलोसफर और जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और इसलिए कंटेंट एकदम पढ़ने में, उठाने रखने में भी इजी होना चाहिए कंटेंट, है ना। आप जब हाथ में पढ़ रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपके लिए बहुत बल्कि नहीं होना चाहिए नोट्स, तो आप देख के ही घबरा जाएंगे अगर आपको 400-500 पेज का एक नोट्स होगा। तो इसलिए ऐसा किया गया है, उसको डिवीज़न किया है इकाई 2, 3, 4। और तो ये जो आपका एथिक्स का जो एक थ्योरेटिकल पार्ट कह सकते हैं आप इसको, तो इसको भी हमने एक अलग मॉड्यूल में बनाया है। और केस स्टडी चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके अंक भी ज़्यादा हैं, इसलिए केस स्टडी का एक मॉड्यूल हमने अलग बनाया है। तो साथियों ये तो बात हुई चौथे पेपर की। सामान्य हिंदी में देखेंगे कि जो 5वां प्रश्न पत्र है आपका, उसमें जो पहला क्वेश्चन आता है ना, उसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आप देखेंगे कि उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप जो अति लघुत्तरी जो टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं उसका कवरेज बहुत सारे नोट्स के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो 20 टिप्पणी आपसे पूछी जाती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको आप
कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो तो एक बार उसको रिव्यू ज़रूर करिएगा, उसको देखिएगा। तो ये तो बात हुई हमारी सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी का जो नोट्स है आराम से आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कम समय में पढ़ सकते हैं। और आपको उसमें हमने बताया लास्ट ईयर्स के पेपर्स के सॉल्यूशन भी। कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा मिलता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट हमारा जो पेपर है वो निबंध का है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1000 शब्द वाले जो निबंध हैं उसमें तो टॉपिक आपको दिए गए हैं कि ये टॉपिक से हम निबंध पूछेंगे, लेकिन आप देखिएगा इन टॉपिक पर आधारित जो निबंध हैं वो मार्केट में या कोचिंग संस्थानों के नोट्स में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। फिर आता है कि जो सेकंड निबंध है आपका, जिसमें समसामयिक घटनाएं, समस्याएं और निदान ऐसा दिया है आपके उसमें, तो इसमें करंट अफेयर्स में क्या टॉपिक इस बार बन सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, तो उस पर अभी हम लोग एक अपना अपडेट करके निबंध लिख करके उसमें आपको शामिल करेंगे और वो आपको मिलेंगे। और प्रारूप लेखन आता है। प्रारूप लेखन में भी आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है, तो ख़ास तौर से जो प्रतिवेदन है उसमें लिखना नहीं आता है, उसका फॉर्मेट कैसा बनेगा, तो वो सब हमारे नोट्स में अवेलेबल है। तो साथियों, ये छठे प्रश्न पत्र की बात हुई। छठा प्रश्न पत्र जो है वो एक ही मॉड्यूल में है और इस प्रकार से हमारे जो मॉड्यूल हैं वो 36 हो जाते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले हमने बताया कि नोट्स पढ़ने के साथ साथ आपको पैरेलल की नोट्स बनाना है, यानी इस नोट्स में आपका जो फाइनल रिवीजन करेंगे आप परीक्षा के टाइम में, चूँकि आप जानते हैं बैक टू बैक पेपर होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, तो आपको वहाँ पर समय कम मिलता है। तो इसके लिए आपको 2 से 3 घंटे में आराम से आप एक्टिव माइंड से, सक्रिय दिमाग से या फ्रेश माइंड से आप उसको रिवाइज कर लें। चूँकि आप जानते हैं कि एंड्स वेल दैट ऑल्स वेल, अंत भला तो सब भला। अब आपने सब कुछ किया लेकिन अंत में आप उसका फ़ायदा नहीं ले पाए तो कोई मतलब नहीं, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो की नोट्स है वो आप सभी क्वेश्चन पेपर का बनाएं, सभी 6 पेपर का आप की नोट्स ज़रूर बनाएं और उसको आप जो है एग्ज़ाम के दिन में उसका आप अच्छी तरह से उपयोग कर पाएँ। तो इसमें आपको बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है। अब बात आती है रिवीजन की। जो की नोट्स आपके पास है उसको आप बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि जो फाइनल एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं 11 मार्च से, उस परीक्षा में आपको ये जो रिवीजन है इसकी जो आपने जो रिवीजन किया है उसकी ताकत को आप तब समझ में आएगी जब आप एग्ज़ाम में बैठ कर के लिख रहे होंगे। तो आपको उस लिखने के दौरान ये समझ में आएगा कि हमने जो कुछ अभी किया है, की नोट्स बनाया या हमने जो फिनिश्ड कंटेंट पढ़ा और उसका रिवीजन किया, उसका हमको यहाँ पे ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है। तो आपका क्वेश्चन पेपर 1 से ही एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा जो आपको सेकंड, थर्ड और बाकी पेपर में बहुत बड़ा काम करेगा और आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा ये फैक्टर होगा। तो रिवीजन आपको करते रहना है और की नोट्स आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं वैसे वैसे आप की नोट्स बनाते जाएं, है ना। तो ये आपको करना है। अब साथियों, अंत में मैं फिर आपको एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपका पुनर्स्मरण करवा रहा हूँ आपको कि आप विजिल IAS का जो प्रश्नोत्तरी नोट्स है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं। उसका डेमो वीडियो हमने बनाया है, वो आप देख सकते हैं। और साथ में आप हमारे विजिल IAS ऐप को डाउनलोड करके उस पर विजिट कर सकते हैं। और ये 36 मॉड्यूल हैं, ये रेडी हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें आधा अधूरा हमने मॉड्यूल डाल दिया और आपको कह दिया, तो ये सब रेडी है। केवल निबंध वाला जो पेपर है उसको अपडेट करना है, तो मैं इसको अभी से आपको बोल रहा हूँ। तो साथियों, आज की ये जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। और आपको इससे संबंधित कोई भी दिमाग में आपका प्रश्न आता है, आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो आज बस हमारी चर्चा यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आपने हमारी इस चर्चा को ध्यान से सुना, समझा, उसका दिल से आभार। धन्यवाद।